नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का शारदा एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और मैं डिस्कस कर रहा हूँ आज की कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़। देखिए, जो फर्स्ट न्यूज़ है यहाँ पर, तो फर्स्ट जो न्यूज़ है वो है डिफेंस से रिलेटेड। देखिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें डिफेंस से रिलेटेड, जो मॉर्निंग में जो न्यूज़ आई है सबसे इम्पोर्टेंट, डीआरडीओ लॉन्च भारत ड्रोन फॉर एलएसी बॉर्डर इन लद्दाख। डीआरडीओ के द्वारा एक ड्रोन लॉन्च किया गया है, एक ड्रोन बताया गया है जिसका नाम है भारत ड्रोन। क्लियर? ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। डीआरडीओ डेवलप भारत ड्रोन टू कीन एन आई ऑन चाइनाज बॉर्डर इन लद्दाख, एलएसी। तो जो भारत ड्रोन है उसका बेसिक जो पर्पस होगा वो होगा एलएसी से, एलएसी जो जो बॉर्डर है लद्दाख में चाइना से लगी हुई, उस बॉर्डर की निगरानी करना। इट इज़ कम्प्लीटली इंडिजीनियस लाइट वेट ड्रोन। देखिए, पूरी तरह से भारत में बना हुआ एक बहुत ही हल्का सा लाइट वेटेड ड्रोन, बहुत छोटा सा ड्रोन है, जैसा आपने पिक में देखा होगा। नेक्स्ट, भारत ड्रोन स्पेशलाइज्ड इन द एक्सट्रीम ऑपरेशन। तो भारत ड्रोन जो है कई एक प्रकार के ऑपरेशंस में महारत हासिल है, इसमें कई प्रकार के ऑपरेशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत ड्रोन आर आल्सो इक्विप्ड विथ स्टेट ऑफ आर्ट नाइट विजन फैसिलिटी। इट मीन्स ये जो ड्रोन है ये रात में भी वर्क कर सकता है। नेक्स्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंटली इट कैन नॉट बी डिटेक्टेड इवन फ्रॉम द रडार। यानी कि इस ड्रोन को रडार से भी डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। ये बहुत ही खास बात है इस ड्रोन की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज 1597 किलोमीटर लॉन्ग चाइनास बॉर्डर विद लद्दाख विल बी अंडर सर्विलांस ऑफ दिस ड्रोन। यानी भारत की जो चीन से लगी हुई बॉर्डर है लद्दाख के पास 1597 किलोमीटर की, वो अब इस ड्रोन के द्वारा निगरानी में रखी जाएगी। देखिए, ड्रोन कई प्रकार के होते हैं। अगर हम बात करें बड़े बड़े ड्रोन की, छोटे छोटे ड्रोन्स की, तो ये तो एक लाइट वेटेड स्मॉल छोटा ड्रोन है। लेकिन कई बड़े ड्रोन भी होते हैं जो डिफरेंट यूज़ के होते हैं। तो डीआरडीओ ने एक बड़ा ड्रोन भी बनाया है जो इंडियन आर्मी के पास है, जिसका नाम है रुस्तम। तो रुस्तम एक बड़ा ड्रोन है जो पहले बनाया गया था, और जो अभी ड्रोन बनाया गया है उसका नाम है भारत ड्रोन। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करें डिफेंस की, तो लास्ट सेशन में मैंने डिफेंस से रिलेटेड एक न्यूज़ डिस्कस की थी आपसे। जो न्यूज़ थी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और एक पीएसयू है, जिसका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और किस पीएसयू के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है, जिस एग्रीमेंट के तहत T-90 टैंक में 1512 माइन प्लाऊ अटैच किए जाएंगे। तो कौन सा पीएसयू है जो 1512 माइन प्लाऊ अटैच करेगा T-90 टैंकों पर? क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, आगे चलते हैं अपन अब नेक्स्ट पॉइंट पर या नेक्स्ट न्यूज़ पर। देखिए, जो नेक्स्ट न्यूज़ है, अगेन जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो रिलेटेड है अपॉइंटमेंट से। तो देखिए, जो अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रमेश बाबू बोडू अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ करूर वैश्य बैंक। तो करूर वैश्य बैंक के नए एमडी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है रमेश बाबू बोडू को। ठीक है, देखिएगा आगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द करूर वैश्य बैंक अपॉइंटेड रमेश बाबू बोडू as managing director and chief executive officer of the bank. He has also been co-opted as an additional director. ठीक है, तो यहाँ पर ये बात पूरी होती है। तो बस इतनी बात ध्यान रखना, करूर वैश्य बैंक के नए डायरेक्टर की पोस्ट पर किसे अपॉइंट किया गया है? तो आंसर होगा रमेश बाबू बोडू, मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ठीक है, अगर हम बात करें लास्ट सेशन की, अच्छा कुछ और पॉइंट्स यहाँ पर। द अपॉइंटमेंट ऑफ रमेश बाबू बोडू हैज़ मेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर। देखिए, जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो कितने साल के लिए किया गया है? 3 ईयर्स के लिए। फ्रॉम द डेट ऑफ टेकिंग चार्ज
यानी जिस दिन से उन्होंने शपथ ली उस दिन के बाद वो 3 साल तक इस पोस्ट पर रहेंगे। ही विल सक्सीड, यह किसकी पोस्ट किसकी जगह पर आए हैं, तो ये आए हैं PR शेषाद्री, who resigned on 31st of March 2020. Ramesh Babu Bodu has earlier served as Deputy Managing Director in State Bank of India and retired in April 2020. ठीक है, तो आप लोगों को बस इतनी बात ध्यान रखना है, करूर वैश्य बैंक के नए MD और CEO की पोस्ट पर अपॉइंट हुए हैं रमेश बाबू बोदू। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने एक अपॉइंटमेंट आप लोगों को पढ़ाई थी कि SBI कार्ड, SBI कार्ड CARD, SBI कार्ड के नए MD एंड CEO की पोस्ट पर किसे अपॉइंट किया गया है, इसका आंसर भी आपको अपने कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो यहाँ पर जो अगली न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो है इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। इंडियन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिकॉर्ड $2.47 बिलियन सेल्स इन 2019। तो भारत की जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उसमें 2019 में जो सेलिंग हुई है, जो रिकॉर्ड सेलिंग हुई है $2.47 बिलियन की हुई है। देखिए यहाँ पर इस हिसाब से देखा जाए तो भारत की जो रैंक है ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग के मामले में, वो जो रैंक है वो है 15th। तो भारत की जो ग्लोबल रैंक है वो 15th है डायरेक्ट सेलिंग की अगर बात की जाए तो। उसमें देखिए यहाँ पर कुछ और बातें, ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग 2019 रिटेल सेल्स रिपोर्ट हैज़ बीन रिलीज्ड बाय वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन। तो WFDSA की रिपोर्ट जो है रिलीज़ की गई है कि 2019 में ग्लोबली डायरेक्ट सेलिंग कितना हुआ है और किस किस कंट्री का क्या क्या पोजीशन पे है। द रिपोर्ट प्लेस्ड इंडिया डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एट 15th रैंक। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया को 15th रैंक पे रखा गया है इन टर्म ऑफ ओवरऑल सेल इन 2019 फ्रॉम 19th रैंक इन 2018। तो 2018 में डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया की रैंक 19 थी और 2018 में, और 2019 में ये रैंक में सुधार हुआ है और अभी ये आ गई है 15th पोजीशन पर। इंडियन इंडस्ट्री रिकॉर्डेड सेल्स ऑफ 2.47 बिलियन इन 2019। देखिए ये जो आंकड़े हैं इनके ऊपर गौर करना है। डायरेक्ट सेलिंग में 2019 में जो सेलिंग हुई है वो $2.47 बिलियन की हुई है और जो ग्रोथ हुई है वो हुई है 12.1% की 2018 से। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्लोबल डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री रिपोर्टेड एंड डिक्लाइन। तो अगर ग्लोबली बात की जाए तो डायरेक्ट सेलिंग जो है वो डिक्लाइन की ओर हुआ है, उसमें इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, उसमें जो है गिरावट आई है 4.3% की। लेकिन इंडिया की दृष्टिकोण से अगर बात करें तो उसमें वृद्धि हुई है 12% की जो है उसमें इंक्रीमेंट हुआ है, लेकिन ग्लोबली यहाँ पे डिक्रीमेंट हुआ है सेल्स इन 2019। अब अगर हम बात करें इंडिया की रैंक तो 15th पोजीशन पर है। तो फर्स्ट पोजीशन पर है यूनाइटेड स्टेट ऑब्वियसली, और सेकंड पोजीशन पर होगा चाइना, थर्ड पर कोरिया, फोर्थ पर जर्मनी और फिफ्थ पर है जापान। तो आपको टॉप और सेकंड आपको ध्यान रखना है, टॉप पोजीशन पर है US, सेकंड पोजीशन पर है चाइना। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए जो नेक्स्ट न्यूज़ है उस पर आने से पहले आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन बताया था जिसमें हमने रैंक की बात करी थी, इंडिया की रैंक की। देखिए इंडिया की रैंक यहाँ पर तो हम इस मामले में बात कर रहे हैं, लेकिन लास्ट क्लास में जो मैंने रैंक डिस्कस की थी वो डिस्कस की थी ग्लोबली मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स। तो ग्लोबली जो मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है, मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स, जो ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स है उसमें इंडिया की क्या पोजीशन है, ये आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो अगली जो न्यूज़ है अगर हम बात करें यहाँ पर तो इसमें डिस्कस किया जा रहा है NFRA कॉन्स्टिट्यूट्स कमेटी। NFRA ने एक कमेटी बनाई है ऑन अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में जो भी प्रॉब्लम्स आती है, जो भी समस्या आती है अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में, उसमें सुधार के लिए या उसमें कोई ख़ास बात बताने के लिए NFRA के द्वारा एक कमेटी बनाई गई है। ठीक है, आगे चलते हैं। इस कमेटी में
क्या है, कितने मेंबर हैं, कौन उसका हेड है, उसके बारे में समझते हैं। देखिए NFRA इज स्टैंड्स फॉर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, इट मीन्स NFRA हैज़ कंस्टिट्यूएड टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी। तो जो कमेटी है वो है टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी, TAC, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ R नारायण स्वामी। तो इस कमेटी के जो हेड हैं वो है R नारायण स्वामी। इस कमेटी में जो टोटल मेंबर हैं वो 7 मेंबर हैं। देखिए आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी कमेटी के चेयरमैन कौन है और इसमें कुल कितने मेंबर हैं। ये बहुत ही खास बात है। द कमेटी विल एड एंड एडवाइस द एग्जीक्यूटिव बॉडी ऑफ NFRA। तो जो कमेटी है वो हेल्प करेगी, सहायता करेगी NFRA की एग्जीक्यूटिव बॉडी को ऑन इशू रिलेटेड टू द ड्राफ्ट्स ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स। तो ऑडिटिंग और अकाउंटिंग में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसके ड्राफ्ट्स को तैयार करने में, उसके लिए ये जो कमेटी है ये सलाह देगी, हेल्प करेगी। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे। यहाँ पर इट विल प्रोवाइड इनपुट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ यूज़र प्रिपेयर्स एंड ऑडिटर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए ये तो हो गई बात यहाँ पर कमेटी की। अगर हम बात करें NFRA की, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, वाज इस्टेब्लिश्ड अंडर द सेक्शन ऑफ 132(1) कंपनीज एक्ट 2013। तो 2013 में जो कंपनी एक्ट आया है उसके सेक्शन नंबर 132(1) के अकॉर्डिंग NFRA का गठन किया जाता है। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी एक्ट के अनुसार बनाई जाती है, एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इस्टेब्लिश्ड बाय एन एक्ट, उस ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं सांविधिक संस्था। हिंदी में इस प्रकार की संस्थाओं को कहा जाता है सांविधिक संस्था। संवैधानिक संस्था नहीं कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सांविधिक संस्था। क्लियर? और जो ऑर्गेनाइजेशन संविधान के अनुसार बनती है उन्हें हम कहते हैं संवैधानिक संस्था यानी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और जो ऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अनुसार बनती है उनको हम बोलते हैं सांविधिक संस्थाएं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या हम बात करें यहाँ पर सांविधिक संस्था, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी या सांविधिक संस्था। एनी ऑर्गेनाइजेशन दैट इस्टेब्लिश्ड अकॉर्डिंग टू एन एक्ट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी बॉडी। और इन बॉडीज़ का काम होता है एक प्रकार से जो है ओवरऑल जो है सर्च करना, देखरेख करना। तो देखरेख करने का काम होता है इन अथॉरिटीज़ का। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अगली जो न्यूज़ है वो अगेन डिफेंस से रिलेटेड है। तो देखिए क्या है डिफेंस से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़। इंडिया टेस्ट फायर्स हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड एंटी टैंक नाग मिसाइल इन उड़ीसा। तो भारत की एक और मिसाइल को सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है, एंटी टैंक मिसाइल, जिसका नाम है नाग। तो आप लोगों को ध्यान में रखना, नाग मिसाइल का सक्सेसफुली ट्रायल किया गया है, लॉन्च किया गया है। कहाँ से किया गया है? उड़ीसा। देखिए भारत में मिसाइल अक्सर हमेशा जो टेस्ट किया जाता है मिसाइल्स का वो उड़ीसा से किया जाता है। उड़ीसा में जो टेस्टिंग रेंज है वो उड़ीसा के एक आइलैंड पर है जिसका नाम है बालासोर। तो उड़ीसा के बालासोर में जो चांदीपुर टेस्टिंग रेंज है वहाँ से इस तरह से मिसाइल्स की टेस्टिंग होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पर बालासोर उड़ीसा जुलाई 22। तो ट्रायल्स ऑफ हेलीकॉप्टर लॉन्च्ड नाग मिसाइल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना नाउ नेम्ड ध्रुव स्टार वर कंडक्टेड ऑन जुलाई 15 एंड जुलाई 16। यानी ये जो पूरी मिसाइल है नाग मिसाइल, देखिए नाग मिसाइल का ही वो वर्जन जिसे हम हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च कर सकते हैं उसे हेलिना कहा जाता है। तो नाग मिसाइल का ही वो वर्जन जो हेलीकॉप्टर से लॉन्च हो सकता है वही हेलिना कहलाता है। और इसका जो नया नाम रख दिया गया है वो रख दिया गया है ध्रुव स्टार पर कंडक्ट। देखिए इसका टेस्ट पहले ही हो चुका था लेकिन न्यूज़ आज आई है। तो ये तो हो चुका था 15 जुलाई एंड 16 जुलाई को ही एट इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज इन बालासोर। ठीक है, द ट्रायल्स वर कंडक्टेड विदाउट अ हेलीकॉप्टर इन डायरेक्ट एंड टॉप अटैक मोड। तो ये जो ट्रायल हुआ है बिना हेलीकॉप्टर से किया गया है अटैक मोड पर। दीज ट्रायल्स कम इन द बैकड्रॉप ऑफ ऑनगोइंग डिसएंगेजमेंट प्रोसेस बिटवीन इंडिया एंड चाइना। ये जो ट्रायल हुआ है ये जो डिसएंगेजमेंट प्रोसेस चल रही है बिटवीन इंडिया एंड चाइना के बीच में जो प्रेशर चल रहा है लद्दाख की सीमा पर,
नॉर्थ ईस्ट लद्दाख में एट द फ्रिक्शन पॉइंट बिटवीन द टू आर्मीज इन ईस्टर्न लद्दाख। ठीक है, उस बीच ये प्रशिक्षण हुआ है, ये बहुत ही खास बात है इसलिए। चलिए आगे चलते हैं। इसी से रिलेटेड नेक्स्ट न्यूज़, इसी से रिलेटेड अगर हम बात करें नाग मिसाइल के बारे में, तो नाग वाज वन ऑफ द फर्स्ट 5 स्ट्रेटेजिक मिसाइल प्लान्ड टू बी डेवलप्ड अंडर द इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो भारत में 1980 में इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसमें 5 मिसाइल्स को डेवलप किया जाना था। उन 5 मिसाइल में से ही एक मिसाइल नाग है। द अदर मिसाइल डेवलप्ड अंडर द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो अदर मिसाइल्स हैं उनमें उनके नाम आप लोगों को पता होंगे, जैसे अग्नि, भारत की सबसे लंबी रेंज की जो मिसाइल है अग्नि, पृथ्वी, आकाश, अग्नि, पृथ्वी, आकाश, एंड ऑल 3 ऑफ देम हैव बीन सक्सेसफुली डेवलप्ड। तो इन तीनों का सक्सेसफुली डेवलपमेंट किया जा चुका है एंड इंडक्टेड इनटू द आर्म्ड फोर्सेस, और आर्म्ड फोर्सेस को ये सुपुत्र की जा चुकी। चलिए अगली न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है रिलेटेड टू पंजाब नेशनल बैंक, इट मीन्स पीएनबी। देखिए, पीएनबी लॉन्च अ कैंपेन टू डिस्ट्रीब्यूट फेस मास्क एंड सैनिटाइजर्स। तो पंजाब नेशनल बैंक ने एक कैंपेन शुरू किया है जिसके तहत डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फेस मास्क एंड सैनिटाइजर। तो कोविड-19 इट मीन्स कोरोना से बचाव के लिए, कोरोना से लड़ने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने ये कैंपेन शुरू किया है, जिसमें लोगों को फेस मास्क और सैनिटाइज़र दिया जा रहा है। यहाँ पे देखिए इस न्यूज़ के बारे में आगे, पंजाब नेशनल बैंक हैज़ लॉन्च्ड अ नेशन वाइड कैंपेन, यानी पूरे देश में ये कैंपेन चलेगा टू डिस्ट्रीब्यूट फेस मास्क एंड सैनिटाइज़र टू प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 को स्प्रेड होने से रोकने के लिए। द पीएनबी कैंपेन वाज लॉन्च्ड बाई, देखिए ये जो कैंपेन है इसको इनोग्रेट किया, लॉन्च किया यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डॉक्टर हर्षवर्धन ने। दिस कैंपेन हैज़ बीन लॉन्च्ड बाई पीएनबी अंडर द कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई काम कर रही है फ्री में या वेलफेयर में, तो उसके पीछे भी कुछ ना कुछ लॉजिक होता है, कुछ ना कुछ कारण होता है, फ्री में कोई काम नहीं करता। तो ये जो कैंपेन शुरू किया गया है जिसके जरिए डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है फेस मास्क और सैनिटाइज़र, ये एक्चुअल में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत किया जा रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। अंडर दिस कैंपेन पीएनबी विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड सच मटेरियल इन 662 डिस्ट्रिक्ट थ्रू आउट द कंट्री। द कैंपेन आल्सो फीचर्ड द पार्टिसिपेशन ऑफ पीएनबीज 22 जोनल ऑफिस अक्रॉस द नेशन बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ठीक है, ये तो बात होगी। अगर हम बात करें एमडी एंड सीईओ की पंजाब नेशनल बैंक की, तो वो है एसएस मल्लिकार्जुन राव। एमडी एंड सीईओ पंजाब नेशनल बैंक है एसएस मल्लिकार्जुन राव। जो हेडक्वार्टर है पीएनबी का वो है न्यू दिल्ली में या दिल्ली में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे थे, हमने अभी डिस्कस किया था कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जिसे हम बोलते हैं कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में अगर डिस्कस करें तो यहाँ पे देखिए इंडियाज़ न्यू कंपनी एक्ट 2003, भारत का जो कंपनी एक्ट है जो 2013 में आया है, हैज़ इंट्रोड्यूस द प्रोविज़न ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो इसी एक्ट के अंतर्गत ये प्रावधान जोड़ा गया है कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, इट मीन्स CSR। द कंसेप्ट ऑफ CSR स्टार्ट्स ऑन द आइडियोलॉजी ऑफ गिव एंड टेक। तो जो कंसेप्ट है CSR का, वो उसके पीछे जो आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, वो है गिव एंड टेक। द कंपनीज टेक रिसोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल्स, ह्यूमन रिसोर्सेज एक्सेट्रा फ्रॉम द सोसाइटी। तो जो भी कंपनीज होती हैं उन्हें जो रिसोर्स मिलते हैं वो समाज या सोसाइटी से ही मिलते हैं, रॉ मटेरियल या ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे। तो बाई परफॉर्मिंग द टास्क ऑफ CSR एक्टिविटीज़, तो इस CSR परफॉर्मेंस के द्वारा या CSR टास्क के द्वारा द कंपनी आर गिविंग समथिंग बैक टू द सोसाइटी। इसके जरिए कंपनी कुछ अब सोसाइटी को वापस करती है। सोसाइटी से उन्हें कई रिसोर्स मिले हैं, तो अब उन्हें सोसाइटी को वापस करने की बारी आती है। उसके लिए हमने ये CSR स्टार्ट किया। देखिए, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर हैज़ नोटिफाइड सेक्शन 135
CSR के बारे में डिस्कस किया गया सेक्शन नंबर 135 एंड शेड्यूल नंबर 6 of the Company Act as well as the provision of the Company Social Responsibility Policy Rules 2014 CSR rules which has come into effect from 1st of April 2014 the certain amendment in May 2016। तो ये जो सारा प्रोविज़न आया था 2013 के कंपनी एक्ट में ये दिखाया गया है, बताया गया है सेक्शन नंबर 135 में। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखिए हर कंपनी के लिए नहीं ज़रूरी है CSR, इसके लिए कुछ एलिजिबिलिटी है जो यहाँ पे बताई गई है। सेक्शन 135 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 प्रोवाइड्स द थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ CSR टू अ कंपनी। तो कोई भी कंपनी कब एप्लीकेबल होगी CSR के लिए, उसके लिए क्या लिमिट होगी वो यहाँ पर बताई गई है। देखिए नेटवर्थ ऑफ द कंपनी टू बी 500 करोड़, या तो नेटवर्थ किसी कंपनी का 500 करोड़ हो, या फिर टर्नओवर ऑफ द कंपनी टू बी 1000 करोड़, या तो टर्नओवर 1000 करोड़ हो। नेट प्रॉफिट ऑफ द कंपनी टू बी 5 करोड़ और मोर, या फिर नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या उससे ज़्यादा हो। अगर ऐसा ये 3 प्रोविजंस हैं, किसी कंपनी अगर इनको फुलफिल करती है देन उन कंपनीज को CSR करना पड़ता है। देखिए अब CSR में भी कितनी लिमिट है या कितना उनको देना होता है, तो यहाँ पर देखिए फर्दर एज पर द CSR रूल्स द प्रोविजंस ऑफ CSR आर नॉट ओनली एप्लीकेबल टू इंडियन कंपनी। तो ये जो CSR की जो रूल है वो सिर्फ इंडियन कंपनी पर ही एप्लीकेबल नहीं होगा, जो फॉरेन कंपनी है उन पर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। एक्सपेंडिचर ऑन CSR डज नॉट फ्रॉम पार्ट ऑफ बिजनेस एक्सपेंडिचर, ये बिजनेस एक्सपेंडिचर नहीं होगा CSR। देखिए CSR कमेटी एंड पॉलिसी, एवरी क्वालिफाइंग कंपनी, हर एक क्वालिफाई कंपनी को ये ज़रूरी है, रिक्वायर्स स्पेंडिंग एटलीस्ट 2% ऑफ इट्स एवरेज नेट प्रॉफिट। तो अपने एवरेज नेट प्रॉफिट का कम से कम 2% CSR के रूप में एक्सपेंड करना होता है, उसमें भी फॉर द इमीडिएट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर ऑन CSR एक्टिविटीज़ इन इंडिया। तो हल्का सा आप लोगों को समझ में आया होगा कि CSR क्या है। हाँ, यहाँ पे सबसे खास बात CSR जो शुरू हुआ है वो अप्रैल 2014 में शुरू हुआ है। इसके लिए हर एक कंपनी को, जो भी एप्लीकेबल कंपनी हो, उन्हें अपने प्रॉफिट का 2% जो है CSR के रूप में स्पेंड करना होता है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है बुक से। एक बुक लॉन्च की गई है, अ बुक टाइटल्ड, इस बुक का नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं। तो सूरज कदे मर्दा नहीं, मतलब ये एक पंजाबी शब्द है, सूरज कदे मर्दा नहीं, ऑथर्ड बाय बलदेव सिंह। तो बलदेव सिंह ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है सूरज कदे मर्दा नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं इस बुक के बारे में और कुछ देखते हैं। साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर बलदेव सिंह हैज़ ऑथर्ड अ बुक सूरज कदे मर्दा नहीं, इट मीन्स सन नेवर डाइज। तो साहित्य एकेडमी अवार्ड विनर जो राइटर हैं बलदेव सिंह ने ये बुक लिखी है सूरज कदे मर्दा नहीं, इट मीन्स सन नेवर डाइज। द बुक पोर्ट्रेस, अब बुक में किस मुद्दे के ऊपर बात की गई है? द बुक पोर्ट्रेस मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ फ्रीडम फाइटर। तो यहाँ पर बात हुई है फ्रीडम फाइटर के ऊपर। कौन से फ्रीडम फाइटर? यहाँ पर बात हुई है ऊधम सिंह। तो ऊधम सिंह एक सिख या एक पंजाबी फ्रीडम फाइटर थे। द बुक इज पब्लिश्ड बाई अन स्टार बुक्स। ठीक है, पब्लिश किसने किया है? तो अन स्टार बुक्स ने। ठीक है, बुक में जो बेसिक जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऊधम सिंह के ऊपर है, जो कि एक फ्रीडम फाइटर। द बुक हैज़ बीन रिलीज्ड एंड विल बी फॉर्मली लॉन्च्ड ऑन जुलाई 31। तो जो बुक है वो औपचारिक तौर पर रिलीज़ की जाएगी जुलाई 31, 2020 को। इसका कारण ये है कि जुलाई 31, 2020 को डेथ एनिवर्सरी है, 18th डेथ एनिवर्सरी। ऊधम सिंह की 18th 80वीं डेथ एनिवर्सरी मनाई जाएगी, या वो है 31 ऑफ जुलाई को। द एसेंस ऑफ द बुक, इस बुक का बेसिकली जो सार है वो क्या है? तो अगर हम बात करें तो आप लोगों ने ये नाम सुना होगा ऊधम सिंह का, उनसे रिलेटेड आपको स्टोरी पता होगी। एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे। द बुक पोर्ट्रेज सम फैक्ट्स परटेनिंग ऑफ कर्नल डायर
डायर आल्सो नोन एज बूचर ऑफ जलियांवाला बाग। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के पीछे जो मेजर जनरल थे, जो कर्नल थे, जो जनरल थे, जनरल डायर। तो जो जनरल डायर थे इस बुक में उनके बारे में डिस्कस किया जा रहा है। इट आल्सो कवर्स हाउ ऊधम सिंह किल्ड माइकल ओ डायर। इस बुक में साथ ही ये बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है कि ऊधम सिंह ने किस तरह माइकल ओ डायर की हत्या की। देखिए, माइकल ओ डायर एक अलग व्यक्ति थे, जनरल डायर एक अलग व्यक्ति थे। जनरल डायर उस समय अमृतसर या पंजाब के जो है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस थे, एसपी थे। और अगर हम बात करें माइकल ओ डायर जिनकी हत्या ऊधम सिंह ने करी, ये उस समय लेफ्टिनेंट गवर्नर थे पंजाब के। तो एक्चुअल में जनरल डायर की हत्या नहीं की गई थी, माइकल ओ डायर की हत्या की गई थी। नाम सेम होने के कारण ऐसा लगता है कि उन्होंने की, तो ऐसा नहीं है। गवर्नर ऑफ पंजाब ऑन मार्च 13, 1940। तो मार्च 13, 1940 को ऊधम सिंह ने लंदन में जाकर कैक्सटन हॉल में उनकी हत्या की थी, जिसके कारण उन्हें फांसी की सज़ा दी गई थी 31 जुलाई 1940 को। तो ये एक पूरी स्टोरी है, ये एक पूरी कहानी है ऊधम सिंह के बारे में। अबाउट बलदेव सिंह, तो अगर हम बात करें बलदेव सिंह की, बलदेव सिंह कौन है? तो बलदेव सिंह रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2011। उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जा चुका है 2011 का फॉर हिज नोवेल, उनके एक नोवेल के लिए जिसका नाम है धावान दिली के किंगरे। इस नोवेल सूरज की आँख विच वाज अबाउट द लाइफ ऑफ महाराजा रणजीत सिंह। तो कई हिस्टोरिक स्टोरी के ऊपर इन्होंने नोवेल लिखे हैं। महाराजा रणजीत सिंह के ऊपर उनकी एक बुक है सूरज की आँख, बॉन दाहन प्राइज। हिज अदर नोवेल्स इंक्लूड सड़कनामा, लाल बाती एमोंग अदर्स। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, बलदेव सिंह की एक बुक सूरज कदे झुकदा नहीं। इस बुक में बेसिकली जो सब्जेक्ट मैटर है वो ऊधम सिंह के ऊपर है। ऊधम सिंह एक फ्रीडम फाइटर थे जिन्होंने लंदन जाकर माइकल ओ डायर की हत्या की थी। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। यहाँ पर जो अगली न्यूज़ हम डिस्कस कर रहे हैं वो रिलेटेड है स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो स्पेस एक्स जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है, लॉन्च साउथ कोरियाज फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट एनेसिस सेकेंड। स्पेस एक्स स्पेस एजेंसी के द्वारा साउथ कोरिया का पहला मिलिट्री सैटेलाइट लॉन्च किया गया है। ये जो मिलिट्री सैटेलाइट है इसका नाम है एनेसिस सेकेंड। ठीक है, देखिएगा इस तरह की न्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है जो एग्जाम में बार बार पूछी जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके बारे में देखते हैं। स्पेस एक्स है सक्सेसफुली लॉन्च्ड साउथ कोरियाज फर्स्ट मिलिट्री सैटेलाइट एनेसिस सेकेंड। द सैटेलाइट was deployed into जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट GTU। तो जो सैटेलाइट है उसे जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जाएगा या डिप्लॉय किया गया है किसके द्वारा? तो एक रॉकेट जिसका नाम है फॉल्कन 9 रॉकेट। तो फॉल्कन 9 रॉकेट के जरिए इसे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में डिप्लॉय किया जाएगा। इट वाज लॉन्च्ड फ्रॉम द केप कैनवर्ल्स एयर फोर्स स्टेशन। यहाँ से इसे लॉन्च किया गया है जो कि यूनाइटेड स्टेट के फ्लोरिडा स्टेट में है। विच दिस लॉन्च साउथ कोरिया हैज़ बिकम द 10th कंट्री टू ओन अ मिलिट्री सैटेलाइट। तो यहाँ पर साउथ कोरिया 10वां देश बन गया जिसके पास अपना खुद का मिलिट्री सैटेलाइट है। ओनली कम्युनिकेशन सैटेलाइट विच विल प्रोवाइड परमानेंट एंड सिक्योर्ड मिलिट्री कम्युनिकेशन। क्लियर? तो इस तरह से मिलिट्री सैटेलाइट रखने वाला जो 10वां कंट्री बन चुका है वो कौन बन चुका है? साउथ कोरिया। देखिए, अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का भी अपना एक मिलिट्री सैटेलाइट है जिसका नाम है कोटा सेट। ठीक है, तो यहाँ पर हमने बात करी इस न्यूज़ के बारे में। देखिए, आपको लास्ट क्लास में मैंने कुछ इसी तरह की न्यूज़ डिस्कस की थी जिसमें हमने ये बताया था UAE के द्वारा या UAE लॉन्च फर्स्ट स्पेस मिशन टू मार्स। UAE लॉन्च फर्स्ट स्पेस मिशन टू मार्स। मंगल ग्रह पर UAE के द्वारा स्पेस मिशन लॉन्च किया गया। इस मिशन का क्या नाम है? कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम चलते हैं।
द सैटेलाइट इज एक्सपेक्टेड टू रीच ऑर्बिट ऑफ 36,000 किलोमीटर इन 2 वीक्स। तो ये जो अपनी ऑर्बिट देखिए, जो जियो स्टेशनरी और जो भी सैटेलाइट होते हैं उनकी जो ऑर्बिट होती है वो 36,000 किलोमीटर तक की होती है, 36,000 किलोमीटर। तो 2 सप्ताह में, 2 वीक में ये अपनी ऑर्बिट पर पहुंचेगा। साउथ कोरियाज मिलिट्री विल टेक ओवर द सिस्टम इन अक्टूबर आफ्टर टेस्टिंग। ठीक है, ये तो हो गई बात इस सैटेलाइट के बारे में। कुछ अदर न्यूज़ की अगर बात करें तो साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है मून जेई इन। साउथ कोरिया की कैपिटल का नाम है सियोल। साउथ कोरिया की जो करेंसी है उसका नाम है वॉन। नॉर्थ कोरिया की करेंसी भी वॉन है, तो यहाँ पे बस ये है साउथ कोरियन वॉन, नॉर्थ कोरियन वॉन। स्पेस एक्स जो स्पेस एजेंसी है इसका हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। तो अगली जो न्यूज़ है वो रिलेटेड है अपॉइंटमेंट से। देखिए, पी प्रवीण सिद्धार्थ को अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट। तो राष्ट्रपति के निजी सचिव के रूप में पी प्रवीण सिद्धार्थ को अपॉइंट किया गया है। ठीक है, देखिए जो भी बड़ी बड़ी पोस्ट हैं उनके सेक्रेटरी होते हैं, खुद कोई काम नहीं करते हैं, उनके सारे काम IAS IPS ऑफिसर के जरिए किया जाता है। तो ये सभी के अपने अपने सेक्रेटरी होते हैं, सचिव होते हैं। तो प्रेसिडेंट के जो निजी सचिव की पोस्ट पर अपॉइंट किया गया है पी प्रवीण सिद्धार्थ को एज द न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद। ही इज 2001 बैच इंडियन रेवेन्यू ऑफिसर। हिज अपॉइंटमेंट इज मेड बाई अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट। ही विल सक्सीड विक्रम सिंह हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट सेक्रेटरी इन मिलिट्री ऑफ शिपिंग। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पी प्रवीण सिद्धार्थ इज अपॉइंटेड एज द प्राइवेट सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट। ठीक है, अगली न्यूज़ के ऊपर हम गौर करते हैं। तो नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ रोल्स आउट गोधन न्याय योजना टू बूस्ट रूरल इकोनॉमी। तो रूरल यानी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए, उसको बूस्ट करने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने एक योजना लाए हैं। इस योजना का नाम है गोधन न्याय योजना। गोधन न्याय योजना बेसिक पर्पस क्या है, रूरल इकोनॉमी में जो है इंक्रीमेंट करना। देखिए, जो इमेज आप लोग देख रहे हैं ये CM है छत्तीसगढ़ के, जिनका नाम है भूपेश बघेल। तो हम इस योजना के ऊपर डिस्कस करते हैं। छत्तीसगढ़ CM भूपेश बघेल रोल्ड आउट गोधन न्याय योजना। अंडर दिस इस योजना के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट विल परचेज काउ डंग फ्रॉम केटल रेयर्स एट 2 रुपीज़ पर kg। इस योजना के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट जो गाय का गोबर होता है वो 2 रुपये प्रति किलो के भाव पर खरीदेंगे। बर्मी कंपोस्ट विल बी प्रिपेयर्ड बाई द वुमेन्स ऑफ सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की वुमेन्स हैं वो इनको बर्मी कंपोस्ट करेंगी। एंड बिल बी सोल्ड एट 8 रुपीज़ पर kg टू द फार्मर्स। और फिर इसे किसानों को बेच दिया जाएगा 8 रुपीज़ पर kg पर। वाइल द डंग विल बी यूटिलाइज फॉर अदर प्रोडक्ट्स। और साथ में जो गोबर है उसका और कुछ प्रोडक्ट बनाने में भी उपयोग किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, द स्कीम विल प्रमोट केटल रेयरिंग, इंश्योर सेफ्टी ऑफ लाइव स्टॉक, हेल्प केटल रेंचर्स अर्न एक्स्ट्रा इनकम, टैकलिंग ओपन ग्रेजिंग, बूस्टिंग रूरल इकोनॉमी। तो ये जो स्कीम है इससे जो केटल हैं उनकी एक प्रकार से सेफ्टी की जाएगी और रूरल इकोनॉमी को एक बल मिलेगा, एक बूस्ट मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले पॉइंट के ऊपर। देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर तो ये एक स्कीम जो कि छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी। अगर हम बात करें लास्ट क्लास की, तब मैंने एक सेंट्रल स्कीम के ऊपर डिस्कस किया था। एक सेंट्रल HRD मिनिस्टर ने एक स्कीम लॉन्च की थी। HRD मिनिस्टर के द्वारा एक स्कीम लॉन्च की गई थी जिसका मकसद था स्टूडेंट्स, टीचर्स की जो मानसिक स्थिति है, जो मनोस्थितिक दशा है, उसमें सुधार करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की गई थी HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक के द्वारा। इस स्कीम का क्या नाम था, इसका भी आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। यहाँ पर जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो है ओब्यूचरी से रिलेटेड। तो फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर बेरी जर्मन पासेस अवे। तो ऑस्ट्रेलिया के एक पुराने क्रिकेटर का निधन हुआ जिसका नाम है बेरी जर्मन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट,
फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन विकेट, ये एक विकेट कीपर थे, बेरी जर्मन, 84 ईयर की एज में इनका निधन हुआ। ही प्लेड 19 टेस्ट बिटवीन 1959 टू 1969, तो इन्होंने कुल 19 टेस्ट मैच खेले हैं 59 से 69 के बीच में। ही वॉज द कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट टीम ड्यूरिंग 1968 एशेज टूर ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ये कोई खास बात नहीं है। देखिए, आपसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा कि बेरी जर्मन ये किस फील्ड से रिलेटेड है, तो ही इज़ एन ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पे ये कोई खास बात नहीं है। देखिए, आगे हम देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के बारे में। तो अगली जो न्यूज़ है वो है देखिए, नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो है अगेन स्पोर्ट्स से रिलेटेड, और यहाँ पर भी हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इट मीन्स ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप पोस्टपोन टू 2022। तो ICC मेंस T20 जो वर्ल्ड कप था उसे पोस्टपोन कर दिया गया, और ऑब्वियसली आप लोगों को रीज़न पता होगा पोस्टपोन करने का। इसको पोस्टपोन करने का कारण है कोविड-19 या कोरोना वायरस पेंडेमिक के कारण इस वर्ल्ड कप को पोस्टपोन किया गया है, और अभी ये जो होगा ये 2022 में होगा। देखिएगा यहाँ पे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल अनाउंस द T20 मेंस वर्ल्ड कप शेड्यूल्ड टू बी प्लेड इन ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाने वाला था इन अक्टूबर-नवंबर 2020 हैज़ फॉर्मली बीन पोस्टपोन टू 2022 ड्यू टू कोविड-19। तो कोविड-19 के कारण इसको पोस्टपोन कर दिया गया है 2022 तक। डिसाइड रिशेड्यूलिंग T20 वर्ल्ड कप टू अक्टूबर-नवंबर 2022। इसके अलावा देखिए, ICC बोर्ड ने ये तय किया है कि जो 2023 में होने वाला ODI वर्ल्ड कप था जो इंडिया में होने वाला था अक्टूबर-नवंबर 2023 में, अब आयोजित किया जाएगा फरवरी-मार्च 2023 की जगह पर। तो पहले ये आयोजित किया जाने वाला था फरवरी-मार्च में, अब उसकी डेट होगी अक्टूबर-नवंबर 2023, यानी ईयर में चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पर आप लोग इतनी बात ध्यान रखिए, हेडक्वार्टर ऑफ ICC कहाँ पर है, तो हेडक्वार्टर ऑफ ICC है यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे चलते हैं। देखिए, इसके बाद जो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ये एक टेबल, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको नोट डाउन कर लें। यहाँ से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछे जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें स्पोर्ट इवेंट्स, ईयर और प्लेस की, तो जो यहाँ पर फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 में ऑर्गेनाइज होना है। कहाँ पर होना है? कतर में। तो फीफा मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2022 का कहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जाएगा? कतर में। 2026 का जो फीफा मेन फुटबॉल वर्ल्ड कप होगा ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा 3 देशों में पहली बार, कनाडा, मेक्सिको एंड USA। ठीक है, तो ये तो हो गए मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप। अगर हम बात करें फीफा अंडर 20 मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप, फीफा अंडर 20 मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप ये होगा 2021 में इंडोनेशिया में। फीफा अंडर 20 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 का, जिसे पोस्टपोन करके 2021 कर दिया गया है, ये होगा कोस्टा रिका और पनामा में। फीफा अंडर 17 मेंस फुटबॉल वर्ल्ड कप 2021 ऑर्गेनाइज किया जाएगा पेरू में। अब सबसे खास बात आती है यहाँ पर, फीफा अंडर 17 वुमेन्स फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 का, जिसे पोस्टपोन किया गया 2021 में, ये होगा इंडिया में। फीफा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप 2020 का होगा कतर में, और फीफा क्लब फुटबॉल वर्ल्ड कप 2021 का होगा चाइना में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट। तो अगर हम बात करें स्पोर्ट में, अगेन जो इवेंट्स हैं क्रिकेट की अगर बात करें, तो ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 जो अभी हमने बताया कहाँ होगा? इंडिया में। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2021 में होना है वो होगा कहाँ? न्यूजीलैंड में। ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो 2020 का आगे बढ़कर 2022 में हो गया है वो होगा ऑस्ट्रेलिया में। ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 में ऑस्ट्रेलिया में, ये भी जो है आगे बढ़ गया है। ICC मेंस T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 का कहाँ होगा? इंडिया में। ICC वुमेन्स T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। ICC वुमेन्स अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2021 बांग्लादेश में। ICC मेंस अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 कहाँ होगा? साउथ अफ्रीका में। तो ये टेबल आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए, ये यहाँ से क्वेश्चंस आपको बार बार पूछे जाएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट व्यू को। तो अगली जो न्यूज़ है वो है अगेन एक स्कीम जो दिल्ली की सरकार ने घोषित की है। दिल्ली गवर्नमेंट अप्रूव्स मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना।
तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के द्वारा अप्रूव की गई है, अनाउंस की गई है। देखिए यहाँ पर इस स्कीम का क्या ऑब्जेक्ट है, क्या पर्पस है। तो देखिए, दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल हैज़ अप्रूव्ड मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना। तो इस पेंडेमिक पीरियड के दौरान हर व्यक्ति अपने घर में ही रहे, उसकी सुविधा की चीज़ें उसके घर में ही पहुंच जाए, जिससे कि बीमारी ना फैले। इस पर्पज़ से इस स्कीम को लेकर आया गया है मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, टू हेल्प द एलिजिबल बेनिफिशियरीज गेट राशन डिलीवर्ड एट होम। पीपल हु रिसीव राशन फ्रॉम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शॉप कैन गेट द फूड आइटम्स डिलीवर्ड टू देयर रेसिडेंस थ्रू दिस स्कीम। तो इस स्कीम के जरिए राशन जो भी राशन की जितनी भी चीज़ें हैं वो लोगों के घर तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। देखिए, द स्कीम इज एक्सपेक्टेड टू बी इफेक्टिव इन द नेक्स्ट 6 to 7 मंथ। ये स्कीम लगभग 6-7 महीने ही चलने वाली है। साथ ही इस स्कीम के साथ और दूसरी जो स्कीम है जो नेशनल लेवल पर लाई गई थी, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम। देखिए, अब ये ज़रूरी नहीं होता है कि अगर राशन कार्ड हमारे स्टेट ने बनाया है तो हम दूसरे स्टेट से राशन नहीं ले सकते। अब जो राशन कार्ड है वो देश में कहीं पर भी एप्लीकेबल होगा, यानी एमपी का राशन कार्ड गुजरात में या महाराष्ट्र में भी एप्लीकेबल होगा। तो ये दोनों स्कीम साथ साथ चल रही है, पैरेलल चल रही है। आइटम्स लाइक वीट, फ्लोर, राइस, शुगर पैकेट विल बी डिलीवर्ड टू डोर स्टेप। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर हम गौर करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो रिलेटेड है ओबिचुरी से, निधन से। स्पेनिश नोबलिस्ट जॉन मार्स पासेस अवे। तो स्पेन के जो राइटर हैं, जो नोवेलिस्ट हैं, जॉन मार्स, उनका निधन हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ और बातें। रिनोन यानी फेमस स्पेनिश नोवेलिस्ट जॉन मार्स 87 ईयर ओल्ड पासेस अवे। He was one of the most respected novelist of Spain over the past few decades। तो काफ़ी रेस्पेक्टेड नॉवलिस्ट थे। He was the winner of Spanish speaking world टॉप लिटरेसी अवार्ड 2000, जो स्पेन का काफ़ी फेमस अवार्ड है। 2008 कॉन्फ्रेंस प्राइज़ इन्हें मिला था। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट, इस मोस्ट फेमस वर्क वास, इनकी जो सबसे फेमस बुक है या जो नॉवेल है वो है अल्टीमस ट्रेड्स ऑन टेरेसा। स्पेनिश लैंग्वेज में ये है, इसका मतलब होगा लास्ट आफ्टरनून्स विथ टेरेसा, विच वॉज पब्लिश्ड इन 1965 एंड वॉज बेस्ड ऑन मिस एडवेंचर ऑफ अ वर्किंग क्लास एडोलसेंट हु ट्राइज ओवर अ गर्ल। अगर हम बात करें इनका जो नेटिव प्लेस है तो वो है बार्सिलोना, जो स्पेन में। कैपिटल ऑफ स्पेन है मैड्रिड, करेंसी ऑफ स्पेन है पेसेटा। तो ध्यान रखिएगा, कैपिटल जो है स्पेन की वो है पेसेटा, और कैपिटल है मैड्रिड और करेंसी है पेसेटा। अगर हम बात करें साउथ कोरिया की, तो अभी हमने डिस्कस किया था, साउथ कोरिया की जो कैपिटल है वो है सियोल और करेंसी है वॉन। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। उसके पहले हमने यहाँ पे बात की है कि निधन हुआ है स्पेनिश नोवेलिस्ट का, जिनका नाम है जॉन मार्स। तो देखिए, लास्ट क्लास में भी हमने कुछ ऑब्ituaries के ऊपर डिस्कस किया था, जो अब आपको उसके आंसर बताना है। तो फर्स्ट ऑफ बात की जाए तो एक उड़िया एक्टर थे जिनका निधन हुआ था। आपको नाम बताना है किस उड़िया एक्टर का निधन हुआ है। सेकेंड अगर बात की जाए तो यूनाइटेड स्टेट में सिविल राइट्स एक्टिविस्ट, यूनाइटेड स्टेट सिविल राइट एक्टिविस्ट का निधन हुआ था। तो ये दो लोगों के जो निधन हुए थे उनके आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के ऊपर। सेप अपॉइंट्स कुलमीत बाबा एस न्यू इंडिया एमडी। तो सेप इंडिया ने एक नए इंडिया के लिए एक नए एमडी को अपॉइंट किया है, जिसका नाम है कुलमीत बाबा। ठीक है, कुलमीत बाबा को अपॉइंट किया गया है सेप इंडिया के नए एमडी की पोस्ट पर। देखिए अब यहाँ पर देखिए, सेप एक कंपनी है, या हम बोल सकते हैं सेप एक सॉफ्टवेयर होता है और उसी के नाम पर कंपनी का भी नाम है। तो सेप का मतलब है सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट, सिस्टम एप्लीकेशन एंड प्रोडक्ट
in data processing has announced the appointment of Kulmeet Baba as president and managing director for SAP India subcontinent. He will replace the incumbent Devdeep Sengupta, CEO of SAP. अगर हम बात करें SAP के CEO की तो उनका नाम है क्रिश्चियन केलाइन। फाउंडेड इस ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1972 को, हेडक्वार्टर है जर्मनी में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है आज का जो सेशन था वो कंप्लीट होता है। जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी वो हमने यहाँ पे डिस्कस की, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ हमने यहाँ पे डिस्कस की है। ठीक है, अगला जो सेशन हम लाएंगे उसमें इस सारी न्यूज़ के ऊपर एक MCQ का सेशन होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।